जब पैसे और निवेश की बात आती है तो हम सभी निवेश रिटर्न के पीछे की हिस्ट्री, मैथ्स और साइंस के पीछे भागने लगते हैं। बट फाइनेंस और मनी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है कि आप इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम पैसे के साथ साइकोलॉजिकल रिलेशन को भूल जाते हैं और यही बात लेखक मॉर्गन हाउसेल हमें द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में सिखाने की कोशिश करते हैं। A genius is the man who can do the everything when everyone else around him is losing his mind. नेपोलियन। यानी कि एक प्रतिभावान व्यक्ति वह है जो एक सामान्य काम कर सके जब उसके चारों तरफ लोग अपना आपा खो रहे हो। द ग्रेटेस्ट शो ऑन दी अर्थ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का कोर कंसेप्ट यह है कि पैसे के साथ आप कितना अच्छा प्रबंध करते हैं। यह इस बात पर कम निर्भर करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं और इस बात पर ज़्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार को सिखाना बहुत हार्ड है, यहाँ तक कि स्मार्ट लोगों को भी। लेकिन फाइनेंस में लोग थ्योरी फैक्ट्स को जानते हैं, फिर भी उन्होंने इमोशंस के बेस पर डिसीजन लिया। 2018 में ऑथर मॉर्गन हाउसेल ने खराब व्यवहार के 20 सबसे महत्वपूर्ण दोषों, पूर्वाग्रहों और कारणों को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट लिखी थी। इस रिपोर्ट का नाम दिया गया पैसे का मनोविज्ञान। यह बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसी रिपोर्ट का एक डीपर वर्जन है। इस बुक में हम जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे उनकी लिस्ट दी गई है। मेनली इसमें 18 चैप्टर ही होंगे, बाकी के 19 और 20 चैप्टर में क्या है वो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सब ने इसके एक दिन के मात्र का ही एक्सपीरियंस किया है। लोग पैसे से क्रेजी थिंग्स करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मूर्ख है। जो मुझे सही लगे क्या पता वो आपको क्रेजी लगे। हम सब अपने एक्सपीरियंस के बेस पर डिसीजन लेते हैं जो उस टाइम हमको सही लगते हैं। हम सभी अलग अलग जनरेशन से, अलग अलग पेरेंट्स से, अलग अलग इकोनॉमी बैकग्राउंड से पैदा हुए हैं। पैसे को लेकर हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस भी है। लोग इस थ्योरी को जानते हैं कि हमें अपने गोल्स और हमारे पास मौजूद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की विशेषताओं के आधार पर निवेश के निर्णय लेने चाहिए, लेकिन प्राय लोग ऐसा करते नहीं है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि गरीबी का सामना किया है, उनके विचार रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में उन लोगों से काफ़ी अलग होते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक स्टेबल प्राइसेज को देखा है, जैसे किसी बैंकर की संतान। यदि आप उस समय बड़े हुए हो जब शेयर मार्केट काफ़ी मजबूत था, तो आप शेयर मार्केट में उन लोगों की तुलना में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे जो कि स्टॉक कमज़ोर होने पर बड़े हुए थे। शॉर्ट में कहूँ तो हम पैसे के साथ क्रेजी थिंग्स करते हैं, लेकिन हम क्रेजी नहीं है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सिम्स। यानी कि कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और को फाउंडर पॉल एलन की कहानी आपको सिखा सकती है कि लक और रिस्क दो भाई है जो किसी भी व्यक्ति की सफलता को उसके द्वारा किए गए एफर्ट से ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। 1968 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक नेवी पायलट बिल डोगल जो मैथ और साइंस के टीचर बने, उन्होंने कंप्यूटर को अपने लेक साइड स्कूल में लाने का प्रयास किया। बिल गेट्स और उनके क्लासमेट पॉल एलन एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। बिल गेट्स और उसके दोस्त पॉल एलन को 13 साल की उम्र में इस कंप्यूटर तक पहुंच मिल गई। उस समय ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट इसे प्राप्त नहीं कर सके थे। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 1968 में हाई स्कूल में पढ़ने वाले दुनिया में लगभग 303 मिलियन थे, जिनमें लगभग 18 मिलियन यूएसए में रहते थे, 2.7 लाख वॉशिंगटन में रहते थे, उनमें से 1 लाख से थोड़े से अधिक सिएटल एरिया में रहते थे और उनमें से 300 ने लेक साइड स्कूल में पढ़ाई की थी। 303 मिलियन से शुरू करके सिर्फ 300 पे ख़त्म। हाई स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 10 लाख छात्रों में से एक को ऐसे स्कूल में जाने का मौका मिला जिसमें कंप्यूटर है, और बिल गेट्स उनमें से एक थे। बिल गेट्स की सफलता उनके समर्पण और हार्ड वर्क के कारण थी, लेकिन लक ने अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। यहाँ तक कि बिल गेट्स ने भी यह एडमिट किया कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता।
दूसरी तरफ बिल गेट्स के सहपाठी केंट इवास की कहानी है। उन्होंने लक के करीबी भाई रिस्क यानी कि जोखिम का शक्तिशाली अनुभव किया। उसके पास कंप्यूटर के लिए इक्वल स्किल था। वह माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक का पार्टनर भी हो सकता था। लेकिन हाई स्कूल पास करने से पहले ही केंट की एक पर्वतारोहण एक्सीडेंट में डेथ हो गई। हाई स्कूल में पहाड़ पर मारे जाने की संभावना लाखों में से एक होती है। बिल गेट्स और पॉल एलन ने लेक साइड से ग्रेजुएशन करके लाखों में से 1 लाख का अनुभव किया। केंट इवांस ने ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई पूरी न करने के लाखों जोखिमों में से एक का अनुभव किया, यानी कि एक जैसा बल, एक ही मात्रा, लेकिन अलग अलग दिशाएं। लक और रिस्क ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल सफलता में जज करना कठिन होता है। हम वॉरेन बफेट की सफलता का अनुकरण नहीं कर सकते क्योंकि उसके परिणाम इतने एक्सट्रीम हैं कि हम नहीं जानते कि लक कितना शामिल है। लेकिन 2 चीज़ें आपको बेहतर दिशा में ले जा सकती है। फर्स्ट, उन लोगों से सावधान रहे जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, उन्हें नीचा देखते हैं। हो सकता है कि ऊपर वाले लोग भाग्य के हितैषी रहे हो, जबकि नीचे वाले लोग जोखिम के शिकार हुए हो। सेकंड, व्यक्ति विशेष और केस स्टडी पर कम ध्यान दे और अपने दिमाग को व्यापक पैटर्न की ओर मोड़े। सफल व्यक्तियों के परिणामों को दोहराना मुश्किल है, लेकिन आप व्यापक पैटर्न में भाग लेने में सक्षम हो सकते हैं। बट इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना हम सफलता में लक और रिस्क के रोल को पहचान पाते हैं। हमें असफलता को देखते हुए खुद को माफ़ कर देना चाहिए। कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना हमें लगता है। चैप्टर 3, नेवर एनफ। जो लोग करोड़पति है वे अरबपति बनना चाहते हैं, और जो लोग अरबपति है वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की टॉप 3 लिस्ट में रहना चाहते हैं। अधिक से अधिक धन के पीछे भागना एक नेवर एंडिंग गेम है। लोग अगले लेवल तक पहुंचने के लिए क्रेजी थिंग्स करते हैं और वे उन चीज़ों के लिए जोखिम उठाते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं। वॉरेन बफेट ने अपने शब्दों में कहा है, आपके पास जो कुछ है और जो आपके पास नहीं है और जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए जोखिम उठाने का कोई कारण नहीं है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो नहीं जानते कि व्हाट इज एनफ, तो कुछ बातें याद रखें। एक गोल पोस्ट होना आसान है जो चलता रहता है। एक बार आप जब उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो आप अगले लक्ष्य की ओर देखते हैं। यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। यह अक्सर खुद की दूसरों की तुलना करने से प्रेरित होता है। आप अक्सर खुद की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से कर लेते हैं जो उस सीढ़ी में आपसे ऊपर है, जिसके खिलाफ आप खुद को बेंचमार्क करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो किसी के पास हमेशा आपसे ज़्यादा ही होगा, वह ठीक है। अधिक धन का पीछा करना ठीक है, लेकिन ऐसे जोखिम भरे दाव लगाना शुरू ना करें जो आपके पास किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जोखिम में डालते जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा चाहे कितना भी लाभ मिले, हमें इन चीज़ों को कभी भी दाव पर नहीं लगाना चाहिए, जो कि है रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली एंड फ्रेंड्स और हैप्पीनेस, बिकॉज ये सब अनमोल है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। अधिकतर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5-10 नहीं, पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हो। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेज स्टेइंग वेल्थी। लेखक मॉर्गन हाउसेल के शब्दों में अगर मनी सक्सेस को एक ही शब्द में समराइज करना हो तो वो क्या होगा? वो वर्ड होगा सर्वाइवल। पैसा कमाना और पैसा रखना 2 अलग अलग बातें हैं। पैसा कमाने के लिए जोखिम उठाना, खुद को दुनिया के सामने रखना, आशावादी होना, ये बातें ज़रूरी होती है। धन रखने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है और डर है कि आपने जो बनाया है वह आपसे उतनी ही तेज़ी से छीना जा सकता है। इसके लिए मितव्ययिता और स्वीकृति की आवश्यकता है कि कम से कम आपने जो कुछ बनाया है वह भाग्य के कारण है। इसलिए पिछली सफलता को अनिश्चित काल तक दोहराने पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि आप अमीर हैं तो आपके पास हाई इनकम है, लेकिन धनवान होना अलग बात है। धन उसमें दिखाई नहीं देता। यह वह पैसा है जो आपके पास है, जो खर्च नहीं किया गया है। यह भविष्य के समय कुछ खरीदने या करने का ऑप्शन है। अमीर होना आपको अल्पावधि में अवसर प्रदान करता है,
लेकिन रिच होने से आपके भविष्य में अधिक से अधिक सम्मान, फ्रीडम, टाइम, संपत्ति रखने का लचीलापन मिलता है। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो ज़रूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इस तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो, पहली बार में ही सफलता मिले ये ज़रूरी तो नहीं। अगर बिजनेस बार बार फेल हो गया तो फिर से ट्राई करो, तब तक ट्राई करो जब तक कि सफल ना हो जाओ। ऐसे ही अगर आपका कोई ब्लॉग है तो आप लिखते रहो जब तक वह सफल ना हो जाए, चाहे 6 महीने लगे या 1 साल। अंत में आप ज़रूर सफल होंगे। चैप्टर 7 फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन दिन भर काम करते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम नहीं बचता। अगर बचता है तो वो भी संडे को ही मिल पाता है। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हो। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग हवेली और फैंसी कार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे दूसरों से सम्मान और प्रशंसा चाहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि लोग फैंसी कार या कार वाले व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते, वे उस वस्तु की प्रशंसा करते हैं और खुद को उस वस्तु के रूप में समझते हैं। इसलिए दूसरों से प्रशंसा और सम्मान पाने के लिए प्रभावशाली चीज़ें खरीदना मूर्खता है, क्योंकि प्रशंसा और सम्मान को तो खरीदा नहीं जा सकता ना। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना ना भागे। अगर ज़्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए एक अच्छी मेमोरीज मिल जाएगी। चैप्टर 9 वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नज़र आती है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगले, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन वेल्थ नज़र नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस एट्सेट्रा। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपकी जितनी ही है 10 लाख की कार ली तो देखने से तो वो अमीर हो जाएगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख रुपए कम होंगे। इसलिए वेल्थी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। कहा भी गया है स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। चैप्टर 10 सेव मनी। बचत करने के मामले में दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं कि वे बचत कर ही नहीं सकते। तीसरे वो जो बचत करते हैं। टाइम के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्दी बन जाते हैं, उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र भर तंगाली का जीवन स्पेंड करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे स्वभाव से भी बहुत कड़वे हो जाते हैं। इसलिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट भी करें। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं और कितना रिटर्न मिलता है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप वेल्थी बन सकते हैं अगर आप सेविंग नहीं करते हैं। ऑथर हाउसेल मॉर्गन के शब्दों में, योर सेविंग इज़ द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। बियॉन्ड योर बेसिक एंड कंफर्ट नीड्स द मनी यू स्पेंड ऑन इज योर ईगो अप्रोचिंग मनी। यू जस्ट स्पेंड टू शो द पीपल दैट यू हैव मनी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के 11 से लेकर 20 तक चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।